दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। क्या इसरो का बाहुबली फिर से धूम मचाएगा और अपनी उपलब्धि में नया कीर्तिमान जोड़ेगा? क्या पीएसएलवी अपनी उपलब्धि दोहराएगा और अपने लिए एक नया मानक स्थापित करेगा? दोस्तों, इसरो ने एक ऐसी छलांग लगाने की कोशिश की है जिसके लिए आज तक वह विदेश पर निर्भर रहता था। यानी आप ये कहें कि विदेशी जंजीर को तोड़ने के लिए इसरो ने अब पूरी कमर कस ली है, क्योंकि आज तक इतना वजनी सैटेलाइट सिर्फ वह विदेशी धरती से विदेशी रॉकेटों से ही छोड़ता था। CMS-03 जिसको कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसरो छोड़ने की तैयारी की है, और इसरो यह दुनिया को बताना चाहती है कि इसकी क्षमता का विस्तार सतत होते जा रहा है। आसमान को छूने की जिज्ञासा लिए इसरो अपनी मिशन में निरंतर लगा रहता है और दुनिया को अचंभे में डालता रहता है। तो क्या इस बार फिर से कोई नया कारनामा करके इसरो अपना परचम लहरा ही देगा? CMS-03 का जो मुख्य लक्ष्य अभी भारत ने रखा है वह रखा है कि सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना, खास करके जो नेवल प्लेटफॉर्म है जिसमें कि शिप, सबमरीन और एयरक्राफ्ट है, इनके बीच में आपसी संबंध स्थापित करते हुए अच्छे कम्युनिकेशन नेटवर्क को डेवलप करना। उसी के साथ जो मेरीटाइम सर्विलियंस है उसको चाक चौबंद करना, और जो नेवी का कमांड एंड कंट्रोल कैपेबिलिटी है उसको इनहैंस करना। इसरो के सक्सेसफुल लॉन्च करने पर ही ये सारे मिशन के लक्ष्य हासिल हो पाएंगे। इसलिए सभी लोगों की नजर आज के मिशन पर टिकी हुई है कि इसरो आखिर क्या गुड न्यूज देता है। हालांकि सभी को यह विश्वास है कि इसरो यह कारनामा जरूर करेगा और विदेशी धरती से रॉकेट को छोड़ने की परंपरा का एक तरीके से अंत करेगा और भारत को उन बेड़ियों से मुक्त करेगा जिसके वजह से करोड़ों डॉलर का नुकसान हर साल होता है। दोस्तों, आज इसरो की सांस थाम देने वाली मिशन अंतरिक्ष की ओर बढ़ने के लिए कुलाचे मार रही हैं। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि इस साल की शुरुआत में 2 उच्च मूल्य वाले उपग्रहों का नुकसान हुआ है और इसरो उस दोनों मिशन में फेल रहा था। 18 मई 2025 को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जिसको EOS-09 के नाम से जानते थे, और उसकी लागत करीबन 850 करोड़ रुपए थी, और फिर 29 जनवरी 2025 को NBS-02 नेविगेशन उपग्रह, जिसकी लागत लगभग 300 करोड़ यानी कि लगभग 25.8 मिलियन के आसपास थी। दोनों ही मिशन में बैक टू बैक इसरो फेल कर चुका है। तो क्या लगातार विफलताओं, विशेष रूप से NBS-02 जिसका उद्देश्य भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम में पुराने IRNSS-1E की जगह लेना था, न केवल तकनीकी बल्कि रणनीतिक असफलता का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। उस स्थिति में प्रतिस्थापन और अवसर हानि सहित कुल लागत कई सौ करोड़ों में गई है। क्या इसरो फिर से इस कारनामे को कर देगा? क्या इसरो का बाहुबली LBM-3 या जिसे हम मार्क 3 भी कहते हैं 4319 किलोग्राम वजनी उपग्रह को उस कक्षा में स्थापित कर पाएगा जो उसने पहले आज तक कभी नहीं किया था? MK3 को 4000 किलोग्राम भार वहन के लिए डिजाइन किया गया है। तो फिर आखिर इसरो अपनी सीमा को क्यों बढ़ा रहा है? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? कौन सा एक्सपेरिमेंट इसरो करना चाहता है जो आज तक उसने नहीं किया है? दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसरो ने इसी लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए पुराने समय में कई सारे माइलस्टोन स्थापित किए हैं, और इसी के द्वारा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था, और इसी के साथ साथ वन वेब का सारा कमर्शियल सैटेलाइट इसी व्हीकल के इस्तेमाल से छोड़ा गया है। लेकिन यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि चंद्रयान 3 का वजन जो था वह लगभग 3900 किलोग्राम था, जो कि इस व्हीकल डिजाइन से कम था। लेकिन इस बार इस व्हीकल का जो डिजाइन 4000 किलोग्राम है उससे ज्यादा का पेलोड भेजा जा रहा है, यानी कि इस व्हीकल की कैपेसिटी को स्ट्रेच किया जा रहा है। जब आप जीटीओ में
किसी ऑर्बिट में आप किसी सैटेलाइट को भेजते हैं तो व्हीकल के अंदर 1-1 किलोग्राम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 1 किलोग्राम वजन को अगर आप ज्यादा भेज रहे हैं तो उसके लिए कई हजार किलोग्राम फ्यूल उसमें डालने पड़ते हैं और इससे व्हीकल का वजन भी बढ़ता है। और क्या व्हीकल के अंदर उतने फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी है या नहीं है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस व्हीकल को कैसा डिजाइन किया गया है। तो इस बार जब हम इसके कैपेसिटी को स्ट्रेच करके देख रहे हैं तो हम निश्चित रूप से सैटेलाइट भेजने के साथ साथ कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आगे इस व्हीकल को ही लेकर के चंद्रयान 4 को आगे जाना है और उस मिशन का सक्सेस इसी पर निर्भर करेगा कि यह व्हीकल कैसा परफॉर्म करता। तो क्या इस बार इसरो ने इस व्हीकल में कोई अमूलचूल बदलाव किया है जिसकी की जानकारी लोगों को दी हो या ना दी हो, लेकिन उसे यह विश्वास है कि वह इस नेवी के इम्पोर्टेंट सैटेलाइट को भी प्लेस कर देगा और दुनिया को यह बता सकेगा कि हाँ, इसरो के पास अब वो टेक्नोलॉजी है कि इससे भी ज्यादा वजन के सैटेलाइट को वह मनचाहे ऑर्बिट में छोड़ सकता है। तो अगर यह सक्सेस होता है तो इसरो का नाम दुनिया के एलिट क्लब में आना लाजमी है। हालांकि इसरो अपनी असफलताओं से नया सीख लेता है और फिर से नया कीर्तिमान रच दुनिया को अचरज में डाल देता है और निसार इसी का प्रतिनिधित्व है, जिसे इसरो ने 30 जुलाई 2025 को भारत अमेरिकी संयुक्त मिशन के सफल प्रक्षेपण को कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी है। लेकिन इस बार बात कुछ रहस्यमयी है, क्योंकि 4400 किलोग्राम वजन के सैटेलाइट को अभी तक स्पेस में जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसको कि जीटीओ ऑर्बिट कहते हैं, उसमें कभी प्लेस नहीं किया है। जीटीओ ऑर्बिट का एपोजी 36,000 किलोमीटर होता है, यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जिसको कहते हैं। वहां जाकर के सैटेलाइट को छोड़ना पड़ता है और फिर वहां से सैटेलाइट जो है अपनी यात्रा शुरू कर उस ऑर्बिट में प्लेस होती हैं। इस ऊंचाई तक ले जाने में LBM-3 का जो डिजाइन कैपेसिटी है वह 4000 किलोग्राम तक ही है। तो इस बार आप ये समझिए कि उसको लगभग 10% हम लोग उसके भार को स्ट्रेच कर रहे हैं। दिल थामे भारत के सभी लोग बैठे हुए हैं कि इसरो का यह कारनामा जरूर हो, क्योंकि इससे एक एनर्जी एफिशिएंसी और जो फ्रूगल टेक्नोलॉजी की मास्टरी इसरो की है, यानी एक एग्जिस्टिंग तकनीकी को एक दूसरे तरह के प्रयोग कर कुछ दूसरे लक्ष्य को हासिल करने का, उस महारत को इसरो फिर से झंडा गाड़कर बता सके कि हाँ, हम अपने मिशन में सक्सेस करते हैं। तो इस बात के लिए एक जय हिंद तो बनता है। धन्यवाद।